हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और ये है इसका पार्ट 2। ठीक है। पिछले पार्ट में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। ठीक है, उसका ओवरव्यू पढ़ा था। उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के दो एलिमेंट्स पढ़े थे जिनसे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, एक तो एलिमेंट्री कनाल और उसके बाद ग्लैंड। ठीक है, उनको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है। और लास्ट में हमने छोड़ा था स्टोमक पे और उसको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम तीन रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ए सी शेप डूडोनम, पहला पोर्शन जो है डूडोनम। ठीक है, जो एक सी शेप है, सी शेप का है। ठीक है, सी शेप का ड्यूडेनम। ठीक है। अब इस इनके ना कैरेक्टर्स जरूर याद रखना, भाई पूछेगा। मतलब बोलेगा ड्यूडेनम के बारे में क्या लिखोगे तुम, सी शेप है। ए लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जूजनम। अब जो लॉन्ग जो जूजनम है उसका कैरेक्टर क्या है, एक तो लॉन्ग है और कॉइल्ड है। हाईली कॉइल्ड नहीं, हाईली कॉइल्ड जो है वो इलियम है। तो वहां पे गलत मत करना, अगर उधर उधर पूछा गया कि हाईली कॉइल्ड क्या है तो वहां पे जूजनम गलती से भी मत लिखना। अगर लॉन्ग पूछेगा तो वहां पे जूजनम लिख सकते हो। पर इस टर्म को ना एक साथ याद करो, लॉन्ग कॉइल्ड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में ऐसे ही कंफ्यूज करता है वो। मिडल पोर्शन जूजनम एंड हाईली कॉइल्ड, अब इसको याद रखो। इलियम जो है सबसे ज्यादा कॉइल्ड रहता है, सबसे ज्यादा कॉइल्ड पोर्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो है इलियम। ठीक है। सबसे पहले था डूडेनम, उसके बाद था जूजोनम, उसके बाद था इलियम। अब इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे। ठीक है। तो वो एक ब्रांड है ना, अपने वो बनाता है यार, ड्रोन्स बनाता है, डीजीआई। डीजीआई का ब्रांड है। ठीक है, तो अच्छे ड्रोन्स बनाता है। तो मैंने उस टाइम ऐसे याद रखा था, डीजीआई याद रखा था। डी फॉर अपना डूडेनम, जे फॉर जूजोनम, स्पेलिंग यही है ना, जूजोनम। आई फॉर इलियम। ठीक है। अब इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सी शेप्ड है। सबसे पहला सबसे पहला सी शेप्ड है और सबसे पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसमें हमारा पाइलोरिक एंड खुलता है। जे फॉर जूजनम, जूजनम जो है वो लॉन्ग है और कॉइल्ड है। दो टर्म इसमें याद रखेंगे। और लास्ट वाले में बोलेंगे हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड है ये, एकदम ऐसे उलझा हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, इलियम। ठीक है। अब देखो, मैं एक चीज बताना भूल गया। ईसोफेगस के जो ऊपर जो ये वाला पोर्शन था ना, इसमें मैंने बताया कि ये है गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर। और एक इस वाले एंड पे भी स्फिंक्टर होगा जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखो मतलब हमारी बॉडी मतलब कितनी बढ़िया है, मतलब एफिशिएंसी देखो तुम, देखो जब खाना ईसोफेगस के यहाँ नीचे आया। ठीक है, देखो और कलर से करते हैं, एक मिनट। देखो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो जब खाना यहाँ नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे अपना गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर खुल गया, रिलैक्स कर गया। फिर खाना जब अंदर आ गया, ये फूड पार्टिकल्स, तो वो इसोफेगस वो जो स्फिंक्टर है वो क्लोज हो गया, ताकि जो खाना जब अभी अभी जो मूवमेंट होगी, चर्निंग मूवमेंट होगी, एसिड रिलीज होगी, एकदम से पूरा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा स्टमक के अंदर, तो वो कंटेंट्स वापस इसोफेगस में आ जाए, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये हमारे फूड पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब जब हमारा हमारा स्टमक जब चर्निंग मूवमेंट्स करेगा, तो जो वो खाना है वो यहाँ से बाहर लीक भी तो नहीं करना चाहिए। तो जब ना पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो भी बंद हो जाता है। ठीक है, वो भी क्लोज हो जाता है। मतलब देखो, यहाँ से भी क्लोज हो गया, यहाँ से भी क्लोज हो गया। मतलब स्टोमक एकदम आइसोलेट हो गया पूरे जीआईटी से। अब चर्निंग मूवमेंट जितनी भी होगी, जो भी डाइजेशन जितनी भी सिक्रीशन होगी, ना वो यहाँ जा पाएगा ना वो यहाँ जा पाएगा। अगर गलती से ये स्टोमक ये वाला जो स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर खुला रह गया, तो वो जो अभी डाइजेशन कंप्लीट हुई भी नहीं होगी ना, तो वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड इधर चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ठीक है।
ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। द ओपनिंग ऑफ, देखो वो जो मैं बता रहा था वही लिखा हुआ है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर का बता दिया मैंने, नीचे वाली तरफ जो पाइलोरिस के एंड की तरफ होता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो कंट्रोल करता है हमारे फूड की एंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और ये भी याद रखो, मतलब जैसे तुमने खाना खाया, ठीक है, 2 प्लेट खाना, 1 प्लेट खा लिया तुमने पूरा। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जब स्टोमक जब रिसीव करेगा, जब डाइजेस्ट करेगा तो एकदम से वो 1 प्लेट खाना पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके भेजेगा, एकदम कंट्रोल्ड रेट में। तो स्टोमक का एक और फंक्शन है कि कंट्रोल करता है कि किस रेट से हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए। अगर एकदम से सारा खाना वो भेज देगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं ले पाएगी और हमारी डाइजेशन एकदम एफिशिएंट नहीं हो पाएगी। तो वो कंट्रोल करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर कि किस रेट से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, जिसकी वजह से डाइजेशन एकदम एफिशिएंट हो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं अपना। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो कह रहा है कि जो इलियम है, मतलब जो देखो पहले सबसे पहला पोर्शन ड्यूडेनम था, दूसरा पोर्शन ज्यूजेनम था और तीसरा पोर्शन इलियम था। अब इलियम जो खुलता है वो खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की भी फर्दर को डिवाइड किया गया है। अब देखो एक ये था स्फिंक्टर, एक स्फिंक्टर इधर था। और कलर से करते हैं एक मिनट। हाँ, ये स्फिंक्टर एक था गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर और ये था पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब जो इलियम है, ठीक है, ये ऊपर डायग्राम देखते हैं यहाँ से। हाँ देखो देखो मैं बताता हूँ। ये इलियम है हमारा, ये वाला पोर्शन इलियम है। अब इलियम जो है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे भी एक वैल्व होती है, स्फिंक्टर नहीं वैल्व, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वैल्व। ऊपर के 2 स्फिंक्टर थे, जो ये अभी बताया गया है ये वैल्व है, इलियोसिकल वैल्व। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इलियम से सिकम में जा रही है ना, तो इलियोसिकल वैल्व। अब इसका फंक्शन ये है कि ये प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स, रिफ्लक्स प्रिवेंशन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल बचा होता है, फीकल मैटर वगैरह, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और जो बाकी जो फंक्शन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, मतलब सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, वाटर को रिटेन करना, तो वो फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। तो अब जैसे वेस्ट मटेरियल यहाँ चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, वेस्ट मटेरियल यहाँ चला गया, ठीक है। अब जो ये वाल्व है ये प्रिवेंट करती है कि वो वेस्ट मटेरियल वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो वो वापस अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए तो इन्फेक्शन हो जाएगा ना। इसलिए इलियोसिकल वाल्व प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड बैक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये यहाँ से आगे ना लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। अब लार्ज इंटेस्टाइन इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक तो सीकम होता है, एक कोलोन होता है और एक रेक्टम होता है। सीकम के बारे में बोल रहा है। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम symbiotic microorganisms। अब उस डायग्राम पे देखते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये अपना सिक्कम है, वो इसको ब्लाइंड सैक कह रहा है। ब्लाइंड सैक मतलब इसकी बस एक साइड ओपनिंग है, दूसरी साइड क्लोज्ड है। तो देखो ना, ये सिक्कम यहाँ से बंद है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे ये बंद नहीं, यहाँ आगे ये कुछ प्रोजेक्शन से निकली हुई है। भाई वो अलग ऑर्गन है, वो अपेंडिक्स है, उसकी बात हम अभी कर ही नहीं रहे हैं। हम खाली सारे पोर्शन की बात कर रहे हैं सिक्कम की। तो इसलिए इसको ब्लाइंड सैक कहा है कि एक तरफ से यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से ये क्लोज है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा है स्मॉल ब्लाइंड सैक, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये कुछ ना सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होस्ट करके रखता है, ठीक है।
सिम्बायोटिक मतलब जो हमको भी फायदा पहुंचा रहे हो और हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, मतलब हमारे फूड को वो यूज कर रहे हैं और वो ऑर्गेनिज्म उस फूड में जो कुछ भी इन्फेक्शियस या कुछ ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको किसी और मॉलिक्यूल में तोड़ देंगे उनकी एंजाइम्स की हेल्प से जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। ठीक है, जैसे अपना बिलीरुबिन टूटता है, यूरोबिलिनोजेन वगैरह वगैरह, वो अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि हमारे सीकम में कुछ सिम्बायोटिक वर्ड याद इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी भी उनको फायदा देती है, तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। देखो ये पैराग्राफ ना मुश्किल नहीं है, पर इनमें जो ये वर्ड्स है ना, ये वाले नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस वगैरह, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, कहीं पे फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है, कहीं पे स्मॉल ब्लाइंड सैक है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो जो अब वो अपेंडिक्स की बात कर रहा है, इन नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द सिक्कम। तो कह रहा है कि जो एक स्मॉल छोटी सी फिंगर लाइक एक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वो जो अराइज करती है हमारे सिक्कम से, जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब ये कि इवोल्यूशन के साथ साथ ना उसका हमारा बॉडी में फंक्शन ना कम हो, मतलब खत्म हो गया है या तो कम हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब पहले के टाइम में, मतलब जो बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, वो हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहा था, हमारी बॉडी में फंक्शन कर रही थी। पर धीरे धीरे जब हमारी बॉडी इवॉल्व हुई, हमारा इवोल्यूशन हुआ, तो उस ऑर्गन का अब कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, इसलिए उसको हम वेस्टिजियल कह रहे हैं। ठीक है, द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन। अब देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सीकम था अपना, ये था अपना सीकम, ये यहाँ से जो ये जो अपना ऑर्गन निकला फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, इसको कहेंगे अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स है। अब वो कह रहे हैं कि जो सीकम है वो ओपन इनटू द कोलोन, जो यहाँ से आगे शुरू होगा ना, यहाँ से आगे जो ये है, ये पोर्शन, ये सारा कोलोन है। ठीक है, मेजर पोर्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन है। ठीक है, तो वही वहां पे लिखा गया है। चलो फिर से उसको कंटिन्यू करते। द सीकम ओपन्स इनटू द कोलोन। ठीक है, द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब इसको ध्यान से याद रखना। पहले वाली एनसीईआरटी में शायद ना सिग्मोइड कॉलन नहीं दिया था, 3 पार्ट्स लिखा हुआ था। ठीक है, उस टाइम जब हम प्रिपेयर कर रहे थे हमें बताया गया था, मुझे भी याद है। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट्स। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है असेंडिंग, जो देखो यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा रफ। ये 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 ठीक है, देख, ये जो असेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, इसको कहेंगे असेंडिंग कॉलोन। ये जो ट्रांसवर्सली दौड़ रहा है हमारी बॉडी के सर, हमारी बॉडी में, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन। और जो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है, इसको हम कह रहे हैं डिसेंडिंग कॉलोन। और जो ये ऐसे ओब्लिकली जा रहा है, इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कॉलोन। तो हो गया ना 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये ना ध्यान से याद रखना भाई, 4 3 तो फिगर्स इंपॉर्टेंट है। एंड असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलम। द डिसेंडिंग पार्ट्स, भाई ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाली लाइन है, इसको किसी और कलर से हमको हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखो, ये आ गया, इसको ब्लैक कलर से करते हैं, ब्लैक कलर से करते हैं। ये आ गया अपना असेंडिंग कॉलोन, ये आ गया अपना ट्रांसवर्स कॉलोन, ये आ गया डिसेंडिंग कॉलोन, और ये आ गया अपना सिग्मोइड कॉलोन, और ये आ गया अपना रेक्टम का पार्ट, और ये बाहर आ गया अपना एनस। ठीक है, ये आ गया अपना रेक्टम।
ये आ गया अपना डिसेंडिंग पार्ट, मतलब डिसेंडिंग कॉलम, और ये अपना आ गया सिग्मॉइड कॉलम। अब एनसीईआरटी में लिखा है कि जो डिसेंडिंग पार्ट या डिसेंडिंग कॉलम है वो खुल रहा है रेक्टम में, पर बीच में सिग्मॉइड कॉलम का उसने कुछ लिखा ही नहीं है। पर टेक्निकली तो सिग्मॉइड कॉलम जो है अपना सिग्मॉइड कॉलम वो खुल रहा है ना रेक्टम में, पर एनसीईआरटी में लिखा है कि डिसेंडिंग कॉलम खुल रहा है रेक्टम में, जो कि सही नहीं है। पर हमको अब ये ऐसे ही एज सच पेपर में मार्क करके आना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे तुम अपने से सिग्मॉइड कॉलम नहीं लिखोगे, ठीक है, ये नहीं लिखोगे। हालांकि सिग्मॉइड कॉलम ही होना चाहिए, जो सही कॉन्सेप्ट है वो सिग्मॉइड कॉलम ही रेक्टम में खुलता है, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग कॉलम रेक्टम में खुलता है, तो एक्चुअली वो गलत है। पर हमको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, चाहे वो गलत ही क्यों ना लिखा हुआ हो, हमें एनसीईआरटी वाला ही मार्क करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वाली लाइन को स्पेशली याद करना, ठीक है, इसको स्पेशली याद रखना। एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये है ना कि जो पुरानी एनसीईआरटी है ना उसमें सिग्मॉइड कॉलम का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, सिग्मॉइड कॉलम का कोई जिक्र ही नहीं है। तो शायद उस टाइम इन्होंने डायरेक्टली डिसेंडिंग कॉलम को रेक्टम में लिंक कर दिया है, और इन्होंने वो ठीक नहीं किया है। अब नई वाली एनसीईआरटी में इन्होंने सिग्मॉइड कॉलम भी लाया है, पर जो पुरानी वाली लाइन उसको चेंज ही नहीं किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद रखना कि डिसेंडिंग कॉलम ओपन होता है रेक्टम में एनसीईआरटी के हिसाब से, और नीट में जब क्वेश्चन आएगा तो तुम एनसीईआरटी वाला ही लिखोगे, ठीक है। पर एक्चुअली में सिग्मॉइड कॉलम बीच में आ रहा है ना डिसेंडिंग कॉलम और रेक्टम के बीच में, तो सिग्मॉइड कॉलम रेक्टम में खुलता है, रियल कॉन्सेप्ट यही है। पर हमको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अरे यार ये इसका थोड़ी सा तो ऊपर नीचे हो गया, इसको हमको ठीक करते हैं इसको। यस, ये वाला हाईलाइटेड था, ठीक है। अब चलो अगले वाले पैराग्राफ जल्दी जल्दी उड़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, पोजेसेस 4 लेयर, मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक 4 लेयर्स पोजेस करती हैं, ठीक है। और 4 लेयर्स कौन कौन सी है? सिरोसा, मस्कुलरिस, सबमिकोजा और मिकोजा। सिरोजा, मस्कुलरिस, सबमिकोजा एंड मिकोजा। ये आउटर है, सबसे आउटर है, ये बाहर से अंदर की तरफ है। मिकोजा सबसे अंदर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सिरोसा सबसे बाहर, मिकोजा सबसे अंदर, ठीक है। सिरोजा इज द आउटर मोस्ट लेयर, रुको, सिरोजा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ ए थिन मेसोथेलियम। थिन मेसोथेलियम, जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना बॉडी में, जो विसरल ऑर्गन होते हैं, स्प्लीन हो गया, हमारा पैनक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, जितने भी विसरल ऑर्गन है, इनका जो एपिथेलियम है उनको हम मेसोथेलियम बोलते हैं। मतलब एपिथेलियम एक ब्रॉड टर्म है, मेसोथेलियम उसको स्पेसिफिकली उसको एड्रेस करने के लिए हम मेसोथेलियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि serosa is the outermost layer and is made up of thin mesothelium epithelium of visceral organ with some connective tissue, मतलब कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है सिरोजा में। अब कनेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? अब देखो सिरोजा जो है सबसे आउटर वाली लेयर है, ठीक है, तो वो ना एक्स्ट्रा स्ट्रेच से बचाती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल को, मतलब ज्यादा स्ट्रेच हो गया तो कुछ बाहर से कवरिंग तो होनी चाहिए ना एकदम हार्ड थिक टाइप की, तो कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है उसमें, ताकि वो थोड़ी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, ताकि वो ऐसे डिस्टेंड ना हो जाए और कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। इसलिए मेसोथेलियम के साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी है ताकि वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल। सिरोजा के अंदर आएंगे तो मस्कुलरिस आएगा, तो मस्कुलरिस जो होता है अपने स्मूथ मसल से बना होता है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो इनवॉलेंटरी होते हैं, अपनी मर्जी से काम करेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होंगे,
हमारे अपने व्हील के हिसाब से हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। यूजुअली अरेंज इन एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब जो मस्कुलैरिस है, ठीक है, मस्कुलैरिस में भी जो अपना जो मसल्स है उनका पैटर्न है, ठीक है। जो अंदर की तरफ होंगे ना वो सर्कुलर है, इनर है और सर्कुलर है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, पेपर में तो भूल जाएगा। देखो, सी फॉर सर्कुलर और आई फॉर इनर, इसको ऐसे याद रख, मैंने ऐसे याद रखा था। अब देखो जो आउटर है, आउटर आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल। अब देखो एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल और ओ फॉर आउटर, इसको ऐसे याद रखेंगे, फिर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। इसको फिर ऐसे याद रखेंगे, फिर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। मस्कुलैरिस इज अ फाउंड बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर, inner circular and outer longitudinal layer. An oblique muscle layer may be present in some regions. Some region जो है वो है अपना स्टोमक, इसने नाम नहीं दिया पर हमें पता है, हम लिख देंगे स्टोमक। कुछ कुछ रीजन में ना ओब्लिक लेयर भी प्रेजेंट होती है। अब वो जो एरिया है वो अपना स्टोमक है, ठीक है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सम रीजन के जगह पे हम छोड़ देंगे। द सबमिकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो सबसे पहले सिरोजा थी उसके अंदर आए तो मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस की भी दो लेयर्स, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, कहीं कहीं पे ओब्लिक लेयर भी होती है और जो कहीं कहीं एरिया है वो है स्टोमक। उसके बाद अंदर आएंगे तो अब है सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा है वो बनी होती है अपने कनेक्टिव टिश्यू से और पार्टिकुलरली लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि वो सपोर्ट करेगा उसको। अब देखो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर बहुत ज्यादा डेंसली पैक होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर थोड़े स्पार्सली पैक होते हैं, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे हमारे टेंडन्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईसोफेगस, मतलब ईसोफेगस नहीं तो हमारा जो एलिमेंट्री क्रम, यहाँ पे टेंडन्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए इस पे लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। और जहाँ पे भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वहां पे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती ही होती हैं। तो ये यहाँ से हमने इसको डिकोड कर दिया, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना समझना है कि हमारे सबम्यूकोजा में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और हम ऐसे याद रखेंगे कि जहाँ पे भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वहां पे ब्लड वेसल, वहां पे नर्व्स और वहां पे अपना लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती ही होती हैं। तो वो ही यहाँ पे लिखा है, इन ड्यूडोनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोजा। अब देखो हमने बताया कि सबम्यूकोजा में हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वहाँ पे लिम्फ वेसल्स हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे नर्व्स हैं। पर इसने यहाँ लिखा हुआ कि कुछ कुछ जगह पे जो अपना सबम्यूकोजा है वहाँ पे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेजरली ना जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो हमारे म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी स्टोमक के ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी ग्लैंड वो म्यूकोजा से डिराइव्ड होते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे सबम्यूकोजा में भी ग्लैंड होते हैं और उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखा तो हम भी याद नहीं रखेंगे, पर हम नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत लिख देंगे। ब्रूनर्स ग्लैंड ये डूडोनम में सबम्यूकोजा में प्रेजेंट होता है और ये सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करता है। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना इलियम वगैरह में अपना प्रेजेंट होता है, गॉबलेट सेल होते हैं, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं, वैसे ही ड्यूडेनम में सबम्यूकोजा में होता है ब्रूनस ग्लैंड जो सिक्रीट करता है म्यूकस, ठीक है। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोजा। अंदर वाली लेयर सबसे ज्यादा, सबसे इनसाइड जो है वो है म्यूकोजा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स। अब देखो इस लेयर की ना मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा है, हर एक पार्ट में अलग अलग मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले ईसोफेगस में नॉर्मल है, ठीक है एकदम। फिर जब हम आ जाते हैं अपना स्टोमक में आते हैं तो एकदम फोल्डिंग, एकदम इरेगुलर फोल्ड्स बन जाते हैं जिनको हम रूगे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसकी एक डायग्राम में लेके आया था, ये देखो, इसको क्लीन करते हैं। ये देखो, ये देखो, ये जो है ना ये देखो ये फोल्ड्स, ये देखो ये फोल्ड्स, ये मिकोजा की, मिकोजा से बने हुए हैं इरेगुलर फोल्ड्स जिनको हम रूगे कहते हैं। और जो रूगे होते हैं एकदम रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं स्टोमक को ताकि जब चर्निंग मूवमेंट्स हो ना एकदम से पूरा
खाने को उलट पलट दें ताकि एंजाइम्स वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए, एकदम पूरा मिक्स हो जाए। ठीक है, ठीक है। एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स। अब देखो मैंने ऊपर कहा था कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फोल्डिंग, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। यहाँ पे फिंगर लाइक फोल्डिंग है, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन नहीं, फोल्डिंग। फोल्डिंग वर्ड याद रखेंगे एकदम, दिल में याद रख, सॉरी दिमाग में याद रखते हैं ना, ठीक है। पर तो फीलिंग समझ गया ना, तो दिल में याद रखेंगे इसको, एकदम अपने दिल से याद करेंगे इसको कि फोल्डिंग है, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाय, विलाय इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाय जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक में विलाय प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्टोमक में जो प्रेजेंट होते हैं वो रुगे होते हैं, रुगे, ठीक है, जो इरेगुलर फोल्ड्स हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजा से जो डिराइव होते हैं उसको हम कहते हैं विलाय, जो है स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, नॉट प्रोजेक्शन, नॉट ट्यूब्यूल्स, ओनली फोल्डिंग्स, ठीक है। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। अब देखो, एक तो था विलाई, अब ये बात कर रहा है माइक्रोविलाई। अब जैसे पता है ये क्या कह रहा है, ये है ना हमारा, जैसे ये म्यूकोजा है, देखो मैं, ये जैसे ये म्यूकोजा की लेयर है, ठीक है। अब म्यूकोजा से बीच बीच में इसको ऐसे, एकदम ऐसे, जैसे ये म्यूकोजा की लेयर है, ठीक है, यहाँ से ये फोल्डिंग्स आ रही है, फिंगर लाइक, ये फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, ये अपनी विलाई है, ये है अपनी विलाई, ये विलाई। अब विलाई के ऊपर भी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ये है माइक्रोविलाई। जो ये है ना, ये है विलाई, और जो ग्रीन कलर से है ना, ये है माइक्रोविलाई। अब इसमें कंफ्यूज कैसे करेगा, कंफ्यूज कहाँ पे होंगे, ये था स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, और वो माइक्रोविलाई है, वो है प्रोजेक्शन, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, नॉट फोल्डिंग, नॉट फिंगर लाइक, ओनली माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस। इन पे डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है यार, कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रोजेक्शन है, फोल्डिंग नहीं है, टिब्यूल नहीं है, फिंगर लाइक कुछ भी नहीं है, ओनली माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। गिव ए ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ये जो है ना अपना, अपना जो म्यूकोजा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एकदम ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। अब ये मॉडिफिकेशन क्यों है, क्योंकि इसके से ना सरफेस एरिया एकदम इंक्रीज हो जाएगा। देखो, देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये पहले ये था सरफेस एरिया इसका, ये है म्यूकोजा, बस यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सरफेस एरिया बहुत कम है। जब धीरे धीरे हमने इसमें ये लाया अपना विलाई आगे, तो देखो सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसका, म्यूकोजा का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बढ़ गया, बढ़ गया। ये जो जितना भी ये एरिया है, ये सरफेस एरिया बढ़ गया। देखो ये सरफेस एरिया, ये जो ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये सरफेस एरिया एकदम इंक्रीज। 3D में इमेजिन करो, ये 2D में है, 3D में इमेजिन करो सरफेस एरिया। अब जब इसके ऊपर भी माइक्रोविलाई आएंगे, ये माइक्रोविलाई आ गए इसके ऊपर बहुत सारे, तो अब इमेजिन करो, अब स्क्रीन से देखो, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सारा सरफेस एरिया, 3D में इमेजिन करो, सोचो कितना ज्यादा बढ़ गया सरफेस एरिया। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया हमारे म्यूकोजा की, ठीक है। विलाई तो वही है था ना, दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल। जो विलाई हैं वो सप्लाई होते हैं बहुत सारे कैपिलरी के नेटवर्क से, जो यहाँ पे है देखो, कैपिलरीज, देखो ये कैपिलरीज है, एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बीच में ये येलो कलर से दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो येलो कलर से ये लैक्टियल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। अब इनका भी एक फंक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे, और ब्लड वेसल जो उनका भी एक फंक्शन है वो आगे पढ़ेंगे। अब देखो इस डायग्राम को ना एकदम पूरा रट के एकदम दिमाग में बसा के, क्योंकि देखो ये भी कलरफुल है, तो इसमें पता लग रहा है कि ये जो है ये कैपिलरीज हैं। पर जब पेपर में आता है ना, तो वहाँ पे कलरफुल डायग्राम नहीं होती है, वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होगी। तो जब जब तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट आई हो, तुम्हें कलर का पता नहीं लगेगा, तुम बोलोगे, तुम इसको एक कैपिलरी लिख दोगे और इसको लाइटियर लिख दोगे, तो एकदम 4 नंबर क्या 5 नंबर एकदम उड़ गए, नेगेटिव भी चला जाएगा, ठीक है। इसलिए एक काम किया करो, जो डायग्राम्स है ना एनसीईआरटी के, उनको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करवा दो, फिर उनको लेबल करो, ठीक है। ये लेबल जो ये इनको हटा दो, एडिट करके इसको ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट करवाओ और इस लेबल को खुद भरो, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता था, ठीक है।
म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स। जो म्यूकोजल एपिथेलियम है, देखो मैंने कहा था कि जो अपना म्यूकोजा है वो बहुत सारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। तो जो जो एपिथेलियम है म्यूकोजा का, जो म्यूकोजा एपिथेलियम से ही बना होगा ना, मतलब जो म्यूकोजा सेल्स से बना होगा तो एपिथेलियम से ही बना होगा। उनमें गॉबलेट सेल होते हैं। जो गॉबलेट सेल होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ऐसे ही सब मिकोजा में जो प्रेजेंट थे ब्रूनर ग्लैंड ड्यूडेनम में, वो भी सिक्रीट म्यूकस ही कर रहे थे, ठीक है। दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। अब देखो, अगर लुब्रिकेशन नहीं होगी तो खाना इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, एकदम फ्रिक्शन हो जाएगी अंदर, इरिटेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इरिटेशन से अपनी लाइनिंग को बचाने के लिए अपना म्यूकस सिक्रीट होता है, जो सिक्रीट करते हैं गॉबलेट सेल, जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। मिकोजा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टोमक, जिसको मैंने पहले बताया था कि जो मिकोजा है वो स्टोमक में भी ग्लैंड्स बनाता है, जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो भी ग्लैंड्स है अपने स्टोमक में वो सब मिकोजा से डिराइव हैं, ठीक है। एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, इसका डायग्राम में लेके आया था, देखो ये जो है, खुद से हाथ से बनाते हैं, एक डायग्राम खुद से बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इसको। देखो ये अपना विलाई है, विलाई, ये है अपना विलाई। अब जो बीच में ये पोर्शन है ना यार, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्रिप्ट कहते हैं। और इसी को जूम करके यहाँ पे ये यही डायग्राम है। ये एनसीईआरटी की डायग्राम नहीं है, पर ये बस खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो है ये है अपना क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन। बहुत अजीब सा नाम है पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इनको क्रिप्ट कहते हैं। ये है अपना विलाई, ये मिकोजा था, ये था अपना मिकोजा, ये बन गया हमारे विलाई। और जो विलाई के बीच में जो ये पोर्शन है ना, ये वाला, ये अपना क्रिप्ट है, क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन, ठीक है। अब इसमें देखो, गॉबलेट सेल हैं बहुत सारे, पैनथ सेल हैं, एपिथेलियल सेल हैं, ठीक है। मैथ्स में याद रखेंगे। ऑल द फोर लेयर शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसको भी बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। ये कह रहा है कि जितनी हमने फोर लेयर पढ़ी है ना अभी, ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग मॉडिफिकेशन दिखाता है। जैसे मिकोजा का ही देख लो, सबसे पहले स्टोमक में कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद जब स्टोमक में आए तो वहां पे एकदम रूगे इन फोल्डिंग्स, रेगुलर फोल्डिंग्स बन गई, रूगे। उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आए तो एकदम विलाई, माइक्रो विलाई प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन हर एक लेयर अलग अलग पार्ट में दिखाती है, ठीक है। ये जो डायग्राम है, ये है मतलब जो ऐसे हमारी, ये देखो ये इंटेस्टाइन है ना, ऐसे इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है। इसको हम कट करेंगे इस वाले प्लेन में, तो अब ये हमको ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो वो ये वाली डायग्राम है, देखो सबसे पहले बाहर सीरोजा, किसकी बनी होती है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू और मेसोथेलियम। उसके बाद आती है मस्कुलैरिस, सबसे अंदर सर्कुलैरिस, सब, और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, मस्कुलैरिस। अब इसकी डायग्राम एज सच पेपर में आएगी, तुम्हें लेबल करने को बोलेगी। अब देखो ध्यान से देखो, जो ये सर्कल टाइप के है ना, ये लॉन्गिट्यूडिनल वाले हैं। वहां पे गलती से लेबल मत कर देना इसको, सर्कुलर मत कर देना, ठीक है। खुद इमेजिन करो जैसे कोई चीज लॉन्गिट्यूडनली हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स में से जा रही है, उसको हम कट सेक्शन में काटेंगे तो देखो ना, तो ये जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल हमारे मसल फाइबर्स हैं, ऐसे जा रहे हैं ऐसे इस प्लेन में, तो इसको हम ऐसे काट दें, यहाँ से काट दें, पर नीचे वाले तरफ से इसको देखें, इमेजिन करें, तो तुम खुद देखना ये ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ये बंडल ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे बंडल होंगे। तो वही यहाँ पे बनाया गया ना सर्कल टाइप, तो इसलिए ये है अपना आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो इसको ध्यान से वहां पे लेबल करना, ठीक है। उसके बाद म्यूकोजा, नहीं उसके बाद सब म्यूकोजा, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें हमारा ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। और लास्ट में म्यूकोजा, ठीक है। और बीच में ल्यूमन है, जो जीआईटी का ल्यूमन है, जिसमें से हमारा कंटेंट पास होगा, खाना, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स वगैरह सब इसमें सिक्रीट होंगे ल्यूमन में, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा पोर्शन था डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो था डाइजेस्टिव ग्लैंड। अभी तक हम बस एलिमेंट्री कैनाल ही पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड।
The digestive gland associated with the alimentary canal include the salivary glands, the liver and the pancreas. जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो एसोसिएटेड होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल से, वो है एक तो सलाइवरी ग्लैंड है और एक तो लीवर है और एक पैनक्रियाज है। ठीक है, अब सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जो हमारा सलाइवा है जो हम स्क्रीट करते हैं, जो बचपन में तुम लोग एक दूसरे पे फेंकते भी हो, मतलब हम लोग जब बचपन में वो छोटे छोटे होते थे, ठीक है, बहुत ही वाहियात चीज है पर सच है। ठीक है, तो 3 पेयर होते हैं। अब ये मत लिख देना, पेपर में पूछेगा वहां पे तुम्हें एकदम बौखला देंगे, बोलेंगे 3 सलाइवरी ग्लैंड, तुम टिक मार के आ जाओगे। 6 हैं यार, सलाइवरी ग्लैंड 6 हैं पर 3 पेयर लिखा है, जोड़े, 3 जोड़े हैं, 3 इंटू 2 6। कंफ्यूज मत होना, अगर वहां पे लिखेगा ना कि 6 सलाइवरी ग्लैंड है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में, तो उसको ट्रू मार्क करके आना, एकदम बढ़िया, बिल्कुल सही चीज है, बिल्कुल सही कहा है। 6 ग्लैंड है पर 3 पेयर में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, अब वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पैरोटिड। पैरोटिड जो है वो हमें चीक 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 ग्लैंड भी कहते हैं, एकदम जो चीक में होते हैं हमारे। उसके बाद सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ के में सिचुएटेड होते हैं, लोअर जॉ के साथ रिलेशन बनाते हैं। पर इसका दोनों का याद रखना, सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी सेम चीज, ठीक है। मैंडिबुलर हमारा लोअर जॉ होता है, मैंडिबल, और ऊपर वाला जॉ होता है उसको मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। और उसका जो लास्ट है जो, वो है सबलिंगुअल। लिंगुअल मैंने कहा था कि जो भी टंग से रिलेटेड कोई भी टर्म होगी उसको हम लिंगुअल कहेंगे। तो ये है अपना, तो टंग के नीचे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं सबलिंगुअल। हो गया ना, 3 पेयर हो गए, 6। अब उसके बाद दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड। अब ये ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, एकदम कंफ्यूज मत होना ब्रो, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड, मतलब जो ग्लैंड्स है ये बकल कैविटी के अंदर नहीं है, ये बकल कैविटी के बाहर है, बस इनकी सिक्रेशन जो है वो बकल कैविटी में आ रही है, तो कंफ्यूज मत होना। These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। मतलब पेपर में पूछेगा कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो नहीं, बकल कैविटी के अंदर वो बस सिक्रीशन पोर करते हैं अपने, ऐसे वो बकल कैविटी के बाहर है, तो इसको ध्यान से। इसका लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सही बात है। इसका वेट है 1.2 टू 1.5 ग्राम, ग्राम नहीं, 1.2 टू 1.5 केजी, सॉरी, ठीक है। इसकी तो, इसको तो याद करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इसको याद रखना, ठीक है। इन इन एन अडल्ट ह्यूमन, वो भी अडल्ट ह्यूमन का वेट है, मतलब बच्चे का नहीं हो सकता इतना, अगर हो गया तो हिपैटोमेगाली होगी उसको, ठीक है, डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन का नॉर्मल वेट 1.2 से लेकर 1.5 केजी होगा, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ट्रू है। थोरैक्स में तो होगा नहीं अपना लीवर, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी डायफ्राम के नीचे, एकदम राइट साइड डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है अपना लीवर, ठीक है। सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, ठीक है, एंड हैज 2 लोब। अब जो लीवर है, लीवर जो है, ये अपना लीवर है, इसके 2 लोब्स हैं, 2 लोब में डिवाइड करते हैं। एक तो राइट लोब, सॉरी राइट वाली ये होगी ना, राइट लोब, और एक लेफ्ट लोब, ठीक है। 2 लोब्स में इसको डिवाइड करते हैं, राइट और लेफ्ट लोब में, ठीक है। 2 लोब्स, ठीक है, 2 लोब्स। द हिपैटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। अब जो लीवर है, इसको फर्दर अगर माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे, ठीक है, तो इसके भी कुछ स्ट्रक्चर होंगे ना, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं, देखो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इससे बीच में एक वीन होगी, सेंट्रल वीन होगी। उसके बाद जो हिपैटोसाइट होते हैं ना, ऐसे अरेंज होते हैं इसमें, ऐसे रेडियली, ऐसे कॉर्ड्स के शेप में, ऐसे शेप में, ऐसे, ये सेल्स हैं हिपैटोसाइट्स, ठीक है, ऐसे, ये, ठीक है। और जो पूरा स्ट्रक्चर जो ये बन गया ना, पूरा स्ट्रक्चर ये वाला कलर, हाँ, जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये है अपना लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल। ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, हिपैटिक लोब्यूल, मतलब जो ये पूरा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर में बनाया है ना, ये हिपैटिक लोब्यूल। और ये बीच में है अपने सेंट्रल वेन, ये है हमारे हेपेटोसाइट्स हैं जो कॉर्ड्स में, इससे रेडियली बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है।
द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल, जो हमने अभी बोला, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। हेपेटिक लोब्यूल्स कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। वही बताया जो ये रेड कलर से मैंने दिखाया है, ये हमारे हेपेटिक सेल हैं जो कॉर्ड्स की शेप में ऐसे रेडियली बाहर की तरफ ऐसे सिचुएटेड है, ऐसे कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स बन रही है ना, ऐसे कॉर्ड्स बन रही है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। अब मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यू के प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट ऐसे बाहर से इसको ऐसे कवर करेगी, जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया है कि कैप्सूल का नाम क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल, इसको याद रखेंगे नाम। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। हेपेटिक लोब्यूल के बाहर एक कवरिंग होती है जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसका काम प्रोटेक्शन देना होता है, उसका नाम ग्लिसन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स, जो ये ब्लैक कलर से मैंने इधर बनाया है ना, हेपेटिक सेल, ये सिक्रीट करते हैं बाइल। ठीक है, द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder। देखो, इसे बनाते हैं, रुको, इसमें से कंसेप्ट के लिए डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो मैं ना ये जो डक्ट्स है ना कंफ्यूज कर देंगी, तो हम एकदम बढ़िया से बनाते हैं डक्ट्स। ये अपना लीवर है, ये है जी अपना लीवर। ठीक है, और ये है जी अपना गॉल ब्लैडर। एक्चुअली गॉल ब्लैडर जो है ना, वो लीवर के साथ में एकदम प्रॉक्सिमिटी में ही होता है, तो डायग्राम में दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये आ गया अपना राइट लोब, ये आ गया लेफ्ट लोब। अब यहाँ से हम डक्ट्स निकालेंगे। देखो, ये जो डक्ट है जो गॉल ब्लैडर से निकली, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। और जो ऊपर से जो ये आ रही है लीवर से, ये है हेपेटिक डक्ट। अब ये दोनों मिल गई ना, तो इसके आगे जो ये बनेगी है कॉमन बाइल डक्ट। ये है अपनी कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पे अपना प्यारा लिव पैनक्रियाज है, मैंने पैनक्रियाज बना दिया एकदम रफ डायग्राम। ठीक है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से भी एक डक्ट आएगी, पैनक्रियाटिक डक्ट आएगी, वो कॉमन बाइल डक्ट में जुड़ जाएगी, फिर वो बनाएगी कॉमन पैनक्रियाटिको हिपैटिक डक्ट, जो जाके खुलेगी अपने डूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पार्टिकुलरली डूडेनम के अंदर। ये इसका नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, देखो, कलर थोड़ा चेंज करते हैं इसका नेमिंग के लिए, बड़े कलर देते हैं। ये है अपनी हिपैटिक डक्ट, थिकनेस पतली करते हैं थोड़ी। ये है अपनी हिपैटिक डक्ट, ये है अपनी सिस्टिक डक्ट, ये वाली। जब ये दोनों जुड़ गई तो बन गई हमारी कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ से जो ये पैनक्रियाज से जो डक्ट आ रही है, ये है पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियाज की सिक्रीशन लेके आएगी। अब जब कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिली तो बन गई, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है जिसका नाम होता है स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, ओडाई भी कहते हैं, मैं ऑडी कहता हूँ। ठीक है, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी जो कंट्रोल करता है सिक्रीशंस, कि डूडेनम में कितनी सिक्रीशन डालनी है, कितनी, कंट्रोल करता है, मतलब मेन चीज है कंट्रोल करता है सिक्रीशन, अपना स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स। ये जो हेपेटिक डक्ट्स मैंने तुम्हें बताई, जो बाइल है, हेपेटिक डक्ट्स ये। ठीक है, एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। देखो, यहाँ से बाइल आएगा, यहाँ से बाइल आता है। देखो, दूसरा कलर पकड़ते हैं, ब्लू। यहाँ से बाइल आता है, ये बाइल आया,
सबसे पहले ये स्ट्रेट नहीं जाएगा, यहाँ से मुड़ के एकदम इधर जाएगा गॉल ब्लैडर में, यहाँ पे रहेगा गॉल ब्लैडर में, ठीक है, स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, मतलब बाइल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, उसको स्टोर करके रखेगा अपना गॉल ब्लैडर। फिर जब जरूरत होगी तो फिर गॉल ब्लैडर उसको छोड़ देगा, फिर यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर से अपना बाइल जो कंसंट्रेट वाला वापस आएगा यहाँ से, फिर इस वाले रास्ते के थ्रू नीचे जाएगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है। द बाइल secreted by the hepatic cell passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin ये याद रखना, इसके एट्रीब्यूट्स याद रखना, एकदम कैरेक्टर याद रखना। thin muscular sac called the gallbladder, the duct of gallbladder, cystic duct, वही मैंने बताया कि जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है जो वहां से निकलती है उसका नाम सिस्टिक डक्ट होता है। along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct, तो वही कहा कि हिपैटिक डक्ट लीवर से आएगी, ठीक है, हिपैटिक डक्ट लीवर से आएगी, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आएगी, जब दोनों जुड़ जाएंगी तो बनेगी कॉमन बाइल डक्ट, यही यहाँ पे लिखा गया है। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट, द बाइल डक्ट है वो कॉमन बाइल डक्ट की ही बात कर रहा है, ठीक है। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डुओडेनम एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। मतलब देखो, बाइल डक्ट यहाँ से आई, बाइल डक्ट यहाँ से आई, पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आई, दोनों मिल गई यहाँ से आगे, जो भी डक्ट है यहाँ से आगे, ये जो है यहाँ से आगे जो डक्ट है वो है कॉमन पैनक्रियाटिको हिपैटिक डक्ट, जिसको हम कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट भी कह सकते हैं, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे कह दो, ठीक है। पर जो एनसीईआरटी में लिखा है पर्टिकुलर वही याद रखना। विच इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, जो कंट्रोल करता है सिक्रीशन का रेट, डुओडेनम में कितना सिक्रीशन जाना चाहिए, ठीक है, और प्रिवेंट भी करता है ताकि वापस सिक्रीशन ना जाए, सेम जो स्टोमक में होता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड, अब पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पैंक्रियाज इज ए कंपाउंड, मतलब कंपाउंड ग्लैंड वो होता है जिसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पोर्शन वो जो डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन छोड़ता है, और एंडोक्राइन वो जो ब्लड में सिक्रीशन छोड़ता है, ठीक है। elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum, मतलब जो अपना पैनक्रियाज होता है ना उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि जैसे जैसे देखो ये है अपना ड्यूडेनम है ना, सी शेप ड्यूडेनम, हमने ड्यूडेनम बनाया अपना। पैनक्रियाज जो है ना उसकी लिम्स में, जो ये लिम्स है ना इसकी, ये जो ये लिम्स है, जो ये लिम्स है ना अपने ये ड्यूडेनम की, इसकी लिम्स के बीच में हमारा पैनक्रियाज बैठा हुआ होता है एकदम, ये पैनक्रियाज हमारा, पैनक्रियाज ऐसे, पैनक्रियाज इलोंगेटेड टाइप होता है ऐसे, ये पैनक्रियाज हमारा, ठीक है, इसके सी शेप में रेस्ट करता है, इसके अंदर रेस्ट करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर, नहीं, द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड both exocrine and endocrine elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum, जो मैंने तुम्हें अभी बताया। The exocrine portion secretes the alkaline pancreatic juice, अभी याद रखना जो अपना जो ये एक्सोक्राइन पोर्शन है पैंक्रियाज का, जो ये सिक्रीशन जो एंजाइम सिक्रीट करता है वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, हालांकि जो अपने स्टोमक में जो रिलीज होती है वो एसिडिक होती है। तो जो एसिडिक का जो कंटेंट आता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा फंक्शन है एल्कलाइन, ठीक है, ये याद रखना एल्कलाइन वर्ड यार एकदम बिल्कुल बसा दो दिमाग में इसको, ठीक है। containing enzymes and the endocrine portion secretes insulin and glucagon, देखो एक्सोक्राइन पोर्शन तो जो डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स है वो सिक्रीट करता है जो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो सिक्रीट करता है दो हार्मोन, एक तो इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। अब उसपे जो इंसुलिन है अपना वो बीटा सेल्स जो होते हैं ना, बीटा सेल्स वो सिक्रीट करता है अपना इंसुलिन, ठीक है। और जो ग्लूकागॉन है वो भी एक इसका हार्मोन है जो सिक्रीट करता है अपना पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन, ठीक है।